अपने वीरान से फ्लैट से निकलकर मैं समय काटने के लिए सामने के पार्क में चला गया। जिंदगी जीने और काटने में बड़ा अंतर होता है। पार्क के 2 चक्कर लगाने के बाद मैं दूर एकांत में पड़ी बेंच पर बैठ गया। यह मेरा लगभग रोज का कार्यक्रम होता है और अंधेरा होने तक यहीं पड़ा रहता हूँ। बाग के पास कुछ नया बन रहा था। वहाँ भी पहली सीढ़ी अभी ताज़ा थी, इसलिए उसको लांघ कर सीधे दूसरी सीढ़ी पर पहुँचने में लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। मैं लोगों की असुविधा देखते हुए हाथ बढ़ाकर उन्हें ऊपर खींचता रहा। बड़े बूढ़ों का पांव कांपता देख मैं पूरी ताकत से उन्हें ऊपर खींच रहा था, पर बेहद आहिस्ता से। हाथ दीजिए, कहकर मैं लगातार उस औरत को आगे आने को कहता और वह हर बार हिचकिचाकर सीढ़ियों की बगल में खड़ी हो जाती। हल्के भूरे रंग के सूट के ऊपर सफ़ेद चुन्नी से उसने अपना सिर ढका था। मैंने फिर से आग्रह किया, हाथ दीजिए, अब तो अंधेरा भी शुरू होने वाला है। उसने धीरे से मुझे अपना हाथ पकड़ाया। मैंने जैसे ही उसके हाथ को स्पर्श किया, उसके कोमल स्पर्श ने मुझे भीतर तक हिला दिया। इसी प्रक्रिया ने उसे सहारा देते समय उसकी चुन्नी सिर से ढलक कर कंधे पर आ गई। उसने मुझे देखते ही कहा, तब तुम कहाँ थे जब मैंने इन हाथों में सहारा मांगा था? तुम नुपुर हो न? मैंने हैरान होकर पूछा। शुक्र है, तुम्हारे होठों पर मेरा नाम तो है। कहते कहते उसकी आंखों में पानी आ गया और वह सीढ़ियों से हट कर एक कोने में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे वहाँ आ गया। वह बोली, मैंने परसों तुमको पार्क में देखा तो इन आँखों को सहज विश्वास ही नहीं हुआ कि तुम हो। कैसे हो? ठीक ही हूँ, मैंने बुझे मन से कहा और उसका पता जानने के लिए अधीर हो कर पूछा, यहाँ कहाँ रहती हो? सेक्टर 18 में। मेरे बड़े भाई वहीं रहते हैं। जब मन बहुत उदास हो जाता है तो यहाँ आ जाती हूँ। मैं उसके चेहरे को देखता रहा। उसके बाल समय से पहले सफ़ेदी पर थे, पर उसकी सफ़ेद चुन्नी और सूनी मांग देखकर मैं सहम सा गया। कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं जुटा सका। दोनों के बीच में एक गहरा सा सन्नाटा पसर गया था। भाव व्यक्त करने के लिए शब्दों का अभाव लगने लगा। वर्षों की चुप्पी के बाद भी शब्दों को तलाशने में बहुत समय लग गया। खामोशी को तोड़ते हुए मैंने कहा, चलो दूर पार्क में चलकर बैठते हैं। एक आज्ञाकारी बालक की तरह वह मेरे साथ चल दी थी। हमारे बीच एक गहरा सन्नाटा मौन था। उसके बारे में सब कुछ जानने के लिए मैं बेहद उतावला हो रहा था, पर बातें शुरू करने का सिर पकड़ में नहीं आ रहा था। मरकरी लाइट के पोल के नीचे हरी घास में हम दोनों एक दूसरे की मूक सहमति से बैठ गए, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में बैठा करते थे। उसके शरीर से छूकर आने वाली ठंडी हवा मुझे भीतर तक एक सुखद एहसास दे रही थी। और कौन कौन है यहाँ तुम्हारे साथ? मैंने डूबते हुए दिल के पूछा। कोई नहीं, बस मैं, भैया, भाभी, उनकी एक 8 साल की बेटी। और तुम्हारे साथ कौन है? बस मैं ही हूँ। मेरा स्वर उदास हो गया। बातों बातों में उसने बताया कि शादी के 10 साल बाद ही उसके पति का एक सड़क दुर्घटना में चल बसे। एक बेटी है जो वनस्थली में पढ़ती है और वहीं हॉस्टल में रहती है। संयुक्त परिवार होने के नाते सब कुछ वैसा चला जो नहीं चलना चाहिए था। उस घर में रहना और ताने सहना उसकी मजबूरी बन चुकी थी। पति के गुजर जाने के बाद कुछ दिन तो सहानुभूति में कट गए। बस उसके बाद सबने अपने अपने कर्तव्यों में इतिश्री मान ली। पिछले साल बेटी के हॉस्टल जाने के बाद थोड़ी सी राहत महसूस की, पर मन बहुत ही उदास और अकेला हो गया है। जिंदगी की लड़ाइयाँ कितनी भयंकर होती हैं। मन बहुत उदास होता है तो कुछ दिनों के लिए यहाँ चली आती हूँ। सच, बहुत कुछ सहा है मैंने। इतना कहकर वह बिलखती रही और मैं पाषाण बना चुपचाप उसका रुदन सुन रहा। मेरे मन में इस इच्छा से बार बार जन्म लिया कि किसी न किसी बहाने उसे स्पर्श करूं, उसको सीने से लगाऊं, उसके बाल केसों को सहलाकर उसे चुप करा दूं, पर शुरू से ही संकोची स्वभाव का होने के कारण कुछ भी न कर सका। मेरी आंखें भर आई। मैं मुंह दूसरी तरफ करके सुबकने लगा। एक लंबी ठंडी सांस लेकर मैंने कहा, पता नहीं यह संयोग है कि तुम्हारे एक बार फिर देखने की हसरत पूरी हो गई। बातों का क्रम बदलते हुए उसने अपनी आंखों को पोंछा और बोला, तुमने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। मेरे पास तुम्हारे जैसा बताने लायक तो कुछ नहीं है, मैंने कहा तो गहरे उद्वेग के साथ कही गई मेरी बातों में छिपी वेदना को उसने महसूस किया
और मेरा हाथ जोर से दबाकर सब कुछ कहकर मन हल्का करने का संकेत दिया। अपने से कहीं ऊंचे स्तर से परिवार में मेरा विवाह हो गया। पत्नी के स्वच्छंद एवं स्वतंत्र होने की जिद ने मुझे डस लिया। अत्यधिक धन संपदा ने भी इसको मुझसे दूर ही रखा। बात बात पर झगड़ कर मायके जाना और मायके वालों का मेरी पत्नी पर वदर हस्त कुछ मिलाकर हमारी बीच की दूरियां बढ़ाता ही रहा। वह चाहती थी कि मैं घर जमाई बनकर हर ऐशो आराम की वस्तु का उपभोग करूं, मगर मेरे ज़मीर को यह मंजूर नहीं था। एक दो बार मेरे माता पिता उससे मनाने समझाने भी गए, पर उन्हें तुच्छ असभ्य कहकर उनसे बेइज्जती किया। फिर मैं वहाँ नहीं गया।